Let's move to point number 40. The company is planning to undertake the full year inventory count after the balance sheet date and then adjust for inventory movements from the year end. आगे जाके जब मैं इन्वेंट्री का सब्सटेंटिव पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि एक ऑर्डर के लिए सबसे जो जबरदस्त तरीका है इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का वो ये है कि हम बैलेंस शीट डेट पर जाएं और हम इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करें। ठीक है जी। नॉर्मली दुनिया में जो इन्वेंट्री काउंटिंग होती है मेरे बच्चों वो बैलेंस शीट डेट पर होती है। हाउएवर इन फ्यू सर्कमस्टांसेस ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि ईयर एंड पर शायद इन्वेंट्री काउंटिंग पॉसिबल ना हो। इन दैट केस इन्वेंट्री काउंटिंग ईयर एंड से पहले भी हो सकती है और इन्वेंट्री काउंटिंग ईयर एंड के बाद भी हो सकती है। इन दैट केस अगर काउंटिंग ईयर एंड के बाद हो रही है, यानी कि सपोज करें यहां हो रही है जनवरी 15, अगर काउंटिंग जनवरी 15 को हो रही है, इसका मतलब है क्लाइंट के परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स सेल परचेज इन्वेंट्री प्लस माइनस जो क्वांटिटी यहां थी, सपोज करो 100 थी, अब तुम सेल परचेज कर रहे हो, सेल परचेज, तो जो क्वांटिटी तुमने यहां गिनी है ये वो क्वांटिटी नहीं है जिसकी बेस पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा, वो क्वांटिटी तो ये रही। इसका मतलब है वर्क बैक करना पड़ेगा। ऑडिट की दुनिया में इस डेट से आगे जाने को बोलते हैं रोल फॉरवर्ड और ऑडिट की दुनिया में इस डेट से बैक आने को बोलते हैं रोल बैक। इसका मतलब है जो इन्वेंट्री काउंटिंग यहां हुई है उस केस में क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स इतने जबरदस्त हों, जो सेल की है उसको एड बैक करना पड़ेगा और जो आपने यहां से लेकर यहां तक में परचेज की है उसको आपको लेस करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट के परपीचुअल, क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्लाइंट के परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी के साथ इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे और हम अगर ये वर्क बैक ना कर सकें तो फिर क्या होगा, आए पढ़ते हैं। इफ द एडजस्टमेंट्स, कौन सी वाली, ये वाली एडजस्टमेंट्स, एक तो जो आपने किया प्लस माइनस, फिर हमने उसको वर्क बैक किया। आप प्लस माइनस कर रहे थे, हमने ये वाली काउंटिंग इन्वेंट्री गिनी, अब हम उसको वर्क बैक करेंगे। जो आपने यहां सेल कर दिया है वो हमें लेस करना पड़ेगा, जो आपने परचेज किया है वो हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। इफ द एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंप्लीटेड एक्यूरेटली देन द ईयर एंड इन्वेंट्री कुड बी बोथ अंडर और ओवर वैल्यूड। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम ये वाली क्वांटिटी गिन रहे हैं लेकिन हमें वर्क बैक करके यहां आना है क्योंकि ये वो क्वांटिटी नहीं है जिसकी बेस पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा या कैलकुलेट होगा। ये वो क्वांटिटी है बैलेंस शीट डेट दिसंबर 31 के दिन जिस क्वांटिटी को हमने क्लोजिंग स्टॉक के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिसकी बेस पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा होगा। दोबारा पढ़ता हूं, इफ द एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंप्लीटेड एक्यूरेटली देन द ईयर एंड इन्वेंट्री कुड बी अंडर और ओवर वैल्यूड। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 41, स्टॉक रिटर्न आफ्टर और बिफोर द बैलेंस शीट डेट बीइंग डैमेज और एक्सपायर्ड और प्रोडक्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी। ठीक है जी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पर थी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद वापस आ रही है तो वो स्टॉक ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था। मिसाल दे रहा हूं मैं। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर एक इन्वेंट्री इस पॉइंट पर वापस आ रही है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर कि वो इन्वेंट्री ईयर एंड पर मौजूद थी और जो इन्वेंट्री तुमने यहां बनाई ईयर एंड से पहले 2020, जो इन्वेंट्री तुमने यहां बनाई और बेची और वापस आ गई उसका तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो IAS 10 के स्कोप में नहीं आएगा। IAS 10 का स्कोप अप्लाई कब होता है, IAS 10 तो अप्लाई ही बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। लेकिन जो इन्वेंट्री गोदाम में यहां पड़ी हुई थी और यहां बेची और वापस आ गई, हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन कि वो इन्वेंट्री ईयर एंड पर मौजूद थी। स्टॉक रिटर्न आफ्टर या बिफोर द बैलेंस शीट डेट बीइंग डैमेज और एक्सपायर्ड, ये चूंकि प्रोडक्ट में आ गई कंप्लेन, इस थर्मोस में जिसमें ग्रीन टी है कंप्लेन आई है, सारी प्रोडक्ट रिकॉल कर ली हमने। ठीक है, और हम माल बेच चुके थे और ये ईयर एंड पर गोदाम में मौजूद था। रिस्क क्या है इसके अंदर मेरे बच्चों, रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क दैट इफ इन्वेंट्री इज नॉट वैल्यूड एज पर IAS 2 देन क्लोजिंग स्टॉक वुड बी ओवर वैल्यूड, देन द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी ओवर वैल्यूड प्लस रिफंड्स विल नीड टू बी मेड टू द कस्टमर्स एंड सेल्स विल हैव टू बी रिवर्स। तुमने माल बेच दिया था, बात समझो, तुमने माल बेच दिया था, अब माल वापस आ गया है। इसका मतलब जब माल वापस आएगा तो तुम्हें एंट्री बनानी पड़ेगी सेल्स रिटर्न डेबिट, और मिसाल के तौर पर अगर तुमने कैश रिसीव कर लिया था तो तुम्हें उनको रिफंड करना पड़ेगा। There is a risk that if inventory is not valued as per IAS 2, then closing stock would be overvalued। क्योंकि अब जो डैमेज है तो उसकी NRV क्या हो जाएगी, उसकी NRV कॉस्ट से कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर तुमने एज पर IAS 2 उसको एडजस्ट नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक ये अंडर वैल्यू नहीं होगा, ओवर वैल्यू होगा। ठीक है जी, प्लस refunds will need to be made to the customers and sales will have to be reversed. If not done, then revenue will be overstated and liabilities will be understated.
तुमने जो पैसा रिसीव कर लिया है वो तुम्हें उनको पे करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर तुमने लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की तो तुम्हारा पेबल्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, अंडरस्टेटेड। ठीक है जी, आगे चलें। 42 बड़ा सिंपल पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। आप एग्जाम में बैठे हुए हो, रिस्क का सवाल पढ़ रहे हो और सवाल में लिखा हुआ जी पिछले साल के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक जो है इस साल बढ़ गया है। अगर सिंपल ये इंफॉर्मेशन दी हुई कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, आप जरा सोचें रिस्क की ऐनक लगा के, जस्ट वे योर ग्लासेस ऑफ रिस्क एंड देन थिंक कि क्या होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, अच्छा बिक नहीं रहा होगा, अच्छा डैमेज्ड है, अच्छा एक्सपायर्ड है, अच्छा आउट ऑफ फैशन है, इसका मतलब है स्टॉक का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि बिक नहीं रहा है। प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक होना चाहिए, ये ऑब्सोलेंस होना चाहिए, स्लो मूविंग स्टॉक। अगर नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, आए देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और टर्नओवर इन डेज हैज इंक्रीज। रिस्क, देयर इज अ रिस्क that if stock is old fashioned or out of demand, not being sold, resulting in its NRV being lower than cost, and if not adjusted as per IAS 2, which will result in closing stock being overvalued। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हमारे पास स्टॉक पाइल अप हो रहा है, पिछले साल स्टॉक था 100 का, इस साल हो गया 500 का, स्टॉक पाइल अप हो रहा है। अगर रिस्क की ऐनक उतार दोगे तो अच्छी बात हो जी, स्टॉक बढ़ गया है जबरदस्त, कंपनी के पास बड़ा इन्वेंट्री बढ़ रही है, कंपनी ने माल बहुत परचेज किया होगा और कंपनी की सेल भी डेफिनेटली बढ़ी होगी। यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। लेकिन जैसे ही मैं ऑडिट रिस्क की ऐनक लगा लूंगा, ऐनक ये रे ऐनक, जैसे ही मैं ऑडिट रिस्क की ऐनक लगा लूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा स्टॉक नहीं बिक रहा होगा, अच्छा आउट ऑफ डिमांड है, अच्छा स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो चुका है, अच्छा बिक नहीं रहा, इसका मतलब है इसकी एनआरवी क्या होगी, इसका मतलब है इसकी एनआरवी कॉस्ट से कम होगी। और अगर आपने उस पर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओवर वैल्यूड। आगे चलें, 43 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 43, इन द केस ऑफ WIP एक्सपर्ट सर्विस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तमाम बच्चे नोट कर लें, लिख लें, समझ लें। रिस्क का सवाल पढ़ रहे हैं आप, सवाल में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का जिक्र आ गया, सवाल में लिखा हुआ है आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं जहां बैलेंस शीट डेट के ऊपर 60% आपके जो हाउसेज हैं, फ्लैट्स हैं, टाउन हाउसेज हैं, वो आपके कंप्लीट होते हैं, आप जहाज बनाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट एयरबस एंड बोइंग, ठीक है जी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशलाइज्ड स्टॉक जो कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर अगर 80% कंप्लीट है, इसका मतलब है ये कहां पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा हुआ जनाब WIP के अंदर, अभी ये फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसको किसी को वैल्यू करना पड़ेगा, इसमें कितना मटेरियल लगा है, इसमें कितने ओवरहेड्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है जी, ये कितना परसेंट कंप्लीट है, ये कितना परसेंट कंप्लीट है, इसमें कितना मटेरियल और कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई है, ये किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को वैल्यू करना पड़ेगा। ये जो एक्सपर्ट है ये कोई चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है, ये ICMA क्वालिफाइड भी हो सकता है, ये ACA क्वालिफाइड भी हो सकता है, ये SIMA क्वालिफाइड भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारे प्रोफेशन के अलावा कोई बंदा हो। सपोज करें वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जहां बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपके पास आधी बिल्डिंग, आधे घर बने हुए हैं, तो हो सकता है जो आपका ठेकेदार होगा, जो इंजीनियर होगा, वो आपका एक्सपर्ट होगा। बात ये हो रही है कि अगर किसी प्रोफेशनल बंदे ने, किसी डोमेन नॉलेजेबल बंदे ने अगर इसको वैल्यू नहीं किया तो वन सेकेंड क्या रिस्क है, योर वर्क इन प्रोग्रेस विल आइदर बी ओवर वैल्यूड और इट विल बी अंडर वैल्यूड। तो रिस्क का सवाल पढ़ते हुए हमें देखना पड़ेगा कि कोई WIP का वर्ड तो नहीं है, कोई ऐसी हिंट तो दी भी नहीं है, ठीक है जी। इन द केस ऑफ WIP एक्सपर्ट सर्विस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। रिस्क, देयर इज अ रिस्क ऑफ WIP बीइंग अंडर और ओवर वैल्यूड। द लेवल ऑफ WIP नीड्स टू बी असेस्ड एट द ईयर एंड। Assessing the percentage of completion for partially constructed inventory can be very subjective। ये 60% कंप्लीट है, ये 40% कंप्लीट है, ये 80% कंप्लीट है। यार अगर इसको यूं assumption करेंगे तो यूं होगा, और अगर मैं assumption ये लूं तो ये होगा। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव बात हो गई है। And an expert should undertake this। एक एक्सपर्ट बताएगा जी कि ये कितना परसेंट कंप्लीट है। If the percentage of completion is not calculated correctly, if the percentage of completion is not calculated correctly, the inventory valuation may be under or over valued। ये हजरात हमने कवर किया पॉइंट नंबर 43। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 44 इसी तरह का एक और पॉइंट हमने पहले कवर किया था जी हाँ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन रेट्स हैव बीन रीअसेस्ड और रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर। सवाल में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो यूजफुल लाइफ है वो कभी 8 साल से करती है 10 साल, कभी करती है 10 साल से 6 साल। आपको सुकून ही नहीं आ रहा, आप बार बार अपनी यूजफुल लाइफ से खेल रहे हैं। एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप बार बार अपने एसिड की यूजफुल लाइफ से खेल रहे हैं। इसका मतलब है आप जानबूझ के
डेप्रिसिएशन को ऊपर नीचे करके अपने प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी हाँ, पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 44। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स और डेप्रिसिएशन रेट्स हैव बीन रीअसेस्ड और रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर। रिस्क क्या है जनाब मेरे बच्चों? देयर इज अ रिस्क दैट दिस हैज बीन डन टू मैनिपुलेट द प्रॉफिट्स or to achieve some kind of profit target resulting in profit and PP being overstated। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात नोट कर लें, जिस सवाल में ये लिखा हुआ है कि आप यूजफुल लाइफ को रीअसेस कर रहे हैं, या बार बार रीवैल्यूएट कर रहे हैं, या बार बार चेंज कर रहे हैं, हो सकता है उस सवाल में ये कहीं लिखा हुआ हो कि मैनेजमेंट का जो बोनस है वो प्रॉफिट पर बेस करता है। सुनो गौर से, यहां देखो सवाल में लिखा हुआ है जो मैनेजमेंट का बोनस है या मैनेजमेंट के जो पर्क्स हैं वो इस पर प्रॉफिट पर बेस करते हैं। इसका मतलब है जो आप यूजफुल लाइफ के साथ खेल रहे हैं, दिस माइट बी एन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट योर प्रॉफिट्स, योर बोनस, मैनिपुलेट योर बोनस वाया मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट्स। जी मैं दोबारा पढ़ता हूं, ये मैंने आपको एक एडिशनल बात बताई, थैंक यू टू मी। There is a risk that this has been done to manipulate the profits or to achieve some kind of profit target resulting in profit and PP being overstated। ठीक है जी, आगे चलें हजरात। ये हमने मुकम्मल किए एसिड के पॉइंट्स। ये बात शुरू कहां से हुई थी मेरे बच्चों? We started from 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और हमने मुकम्मल किया पॉइंट नंबर 44। अब किसी एक सवाल में इन्वेंट्री के 2 पॉइंट्स आ जाएं, किसी एक सवाल में इन्वेंट्री के 3 पॉइंट्स आ जाएं, किसी सवाल में इन्वेंट्री के पॉइंट हो ही ना, नसीब अपना अपना भाई। ठीक है, आप प्रॉपर प्रिपेयर करके जाएंगे। F8 में रिस्क का सवाल नॉर्मली हर टाइम में आ रहा है, ICAP के पेपर्स में अभी इतना फ्रीक्वेंसी से नहीं आ रहा है। हैविंग सेड दिस, आपने प्रॉपर अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 45, कंटीजेंट एसेट्स एज पर ICAP 37 शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन वर्चुअली सर्टेन। ये हमने पहले डिस्कस किया था। इन द केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर तो वर्चुअली सर्टेन है तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, अगर प्रोबेबल है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम डिस्क्लोज करेंगे, अगर रिमोट है हम कुछ नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ एसेट, अगर वर्चुअली सर्टेन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर प्रोबेबल है तो हम डिस्क्लोज करेंगे, अगर पॉसिबल है और रिमोट है कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। सवाल में लिखा हुआ इंश्योरेंस क्लेम मिलने की बात हो रही है और CFO साहब ने जज्बात में आ गए, कॉफी का सिप लेके आपने इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया, जबकि अभी इंश्योरेंस से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इसका मतलब है वर्चुअली सर्टेन नहीं है। आए चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 5, कंटीजेंट एसेट्स एज पर ICAP 37 शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन वर्चुअली सर्टेन। रिस्क क्या है जनाब? देयर इज अ रिस्क दैट एसेट्स आर नॉट वर्चुअली सर्टेन एंड आर रिकॉर्डेड एज एसेट्स रिजल्टिंग इन एसेट्स बीइंग ओवर वैल्यूड। सिंपल सी बात है, वो एसेट जो आपको भी वर्चुअली सर्टेन ही नहीं है, अगर वो आपने रिकॉर्ड कर दिया मेरे बच्चों, इसका मतलब है कि आपने एसेट्स को कर दिया ओवर वैल्यू। रिस्क का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उस रिस्क का नहीं, मैं रिस्क की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, वो रिस्क है। हर रिस्क को कहां लाके सोचना है? व्हाट कैन गो रॉन्ग एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे P&L हो, चाहे बैलेंस शीट हो, या वो डिस्क्लोजर का कोई आइटम हो। आगे चले जी। पॉइंट नंबर 46, द क्लाइंट इज रिफ्यूजिंग टू कंप्लीट द ऑडिट अर्ली क्विकली देन लास्ट ईयर। रिपीट, मैं पढ़ता हूं स्लोली। The client is requesting to complete the audit early quickly than last year। क्लाइंट की फरमाइश है कि जी इस साल हमें जल्दी से रिपोर्ट दे दें। पिछले साल आपने 2.5 महीने लगाए थे, इस साल हम चाह रहे हैं कि आप 30 दिन में हमें रिपोर्ट साइन करके दे दें। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, आप आज ले लें हमसे रिपोर्ट। सर ऐसा नहीं हो सकता, याद करें इससे क्या होगा? गलतियां ना पकड़ने का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब क्लाइंट प्रेशराइज करेगा, जल्दी करेगा, प्रेशराइज करेगा, आगे जाके एथिक्स में पढ़ेंगे, ये कौन सा थ्रेड हो जाएगा? इंटिमिडेशन थ्रेड। जहां क्लाइंट हमें इंटिमिडेट कर रहा है, यहां हम किस एंगल से देख रहे हैं? अगर क्लाइंट ने जल्दबाजी की और हमसे रिक्वेस्ट की कि आप ऑडिट जल्दी निपटा लें, इसका मतलब है गलतियां ना पकड़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। बोले तो DR। जी हाँ, आपने तो पिक कर ही लिया था। ठीक है जी, क्या बात है, पौका। आगे चलें। दिस विल रिजल्ट इन डिटेक्शन रिस्क फॉर द ऑडिटर प्लस देयर विल बी लेस टाइम फॉर द फाइनेंस टीम टू प्रिपेयर द अकाउंट। अगर आप मेरी टीम को प्रेशराइज करेंगे तो आपकी टीम पर भी प्रेशर आएगा, आपकी टीम को भी अकाउंट जल्दी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लीडिंग टू एन इनहेरेंट रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मटीरियली मिसस्टेटेड। रिपीट कर देता हूं, दिस विल रिजल्ट इन DR फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लस देयर विल बी लेस टाइम फॉर द फाइनेंस टीम टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, लीडिंग टू एन इनहेरेंट रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मटीरियली मिसस्टेटेड। ठीक है जी। 47, बैंक रिकंसिलिएशंस आर नॉट मेड ऑन टाइमली बेसिस।
बैंक रिकंसिलिएशन, आपकी अकाउंटिंग नॉलेज आप लेके आ रहे हैं। बैंक रिकॉर्ड में आप क्या करते हो, बैंक रिकॉर्ड में आप अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक के एक्चुअल बैलेंस से रिकंसाइल करते हो। ये पैसा कैश बुक में आ गया है, अभी क्लियर होके यहां आएगा, ये चेक मैंने काट के दे दिया है, अभी ये बैंक में जाकर प्रेजेंट होगा तो बैंक से लेस हो जाएगा। ये जो एड लेस हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन। जितने चेक्स के आने का और जाने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतनी टाइमली बेस के ऊपर आपको बैंक रिकॉन्स बनानी पड़ेंगी। अच्छी कंपनीज में बैंक रिकॉन्स रोजाना बनती हैं एंड दे आर अप्रूव बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल। ठीक है जी, आगे जाके जब टीओसी बढ़ेंगे तो वहां भी इसका जिक्र आएगा, याद रखना। ठीक है जी। 47, बैंक रिकंसिलिएशंस आर नॉट मेड ऑन टाइमली बेसिस। रिस्क क्या जनाब, देयर इज अ रिस्क दैट डिफरेंसेस विल नॉट बी रिकंसाइल्ड रिजल्टिंग इन द रिस्क ऑफ बैंक बैलेंस बीइंग ओवर और अंडर वैल्यूड। जो आप अपनी कैश बुक का बैंक बैलेंस, हम जो अकाउंट्स में बैलेंस दिखाते हैं कैश एट बैंक, वो बैंक का बैलेंस नहीं होता है, वो हमारी बुक्स का बैलेंस होता है। तो अगर आपने रिकंसाइल नहीं किया तो क्या रिस्क है, रिस्क ये है कि या तो आपका बैंक बैलेंस विल बी ओवर वैल्यूड या इट विल बी अंडर वैल्यूड। सिमिलरली पॉइंट नंबर 48 भी यही है, फिजिकल स्टॉक इज नॉट रिकंसाइल्ड विद जर्नल लेजर और बुक रिकॉर्ड्स। जीएल को या जर्नल लेजर रिकॉर्ड्स को बुक रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं रिकॉर्ड्स, हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। रिस्क क्या जनाब, देयर इज अ रिस्क दैट क्लोजिंग स्टॉक कुड बी ओवर और अंडर वैल्यूड। क्या मतलब है, फिजिकल स्टॉक की क्वांटिटी कुछ और है और जो आप जीएल में दिखा रहे हैं उसकी क्वांटिटी कुछ और है। अगर मैंने अपने जीएल को फिजिकल से रिकंसाइल नहीं किया तो क्या रिस्क है, या तो मैं स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहा हूंगा या स्टॉक विल बी अंडर वैल्यू। ठीक है, आगे चलें। पॉइंट नंबर 49, इफ फिजिकल कैश इज नॉट रिकंसाइल्ड विद जर्नल लेजर। देखें तीनों पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, क्या बात है। इफ फिजिकल कैश इज नॉट रिकंसाइल्ड विद जीएल, मैकडोनल्ड्स के जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है कि जो आपका कैश बॉक्स है, टिल बॉक्स है, ठीक है जी, उसमें अगर कैश 5 लाख है जबकि जीएल में 8 लाख आ रहा है। जितने दुनिया में कैश बिजनेसेस हैं, जितने दुनिया में मेरे बच्चों कैश बिजनेसेस हैं, वहां पर कैश डेली बेस पर रिकंसाइल होता है। चाहे शिफ्टों में काम कर रहे हैं, इट इज रिकंसाइल्ड ऑन डेली बेसिस। ठीक है जी। रिस्क क्या है जनाब, रिस्क ये कि आप वो कैश दिखा रहे होंगे जो आपके पास फिजिकल है ही नहीं। ठीक है जी। देयर इज अ रिस्क दैट कैश बैलेंस वुड बी ओवर और अंडर वैल्यूड। सिंपल पॉइंट था। 50, न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी बिकॉज ऑफ विच ओल्ड एंड एक्जिस्टिंग पीएनएम प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन इम्पेयर्ड। रिपीट कर रहा हूं, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई ऑटोमेशन आती है, मिसाल के तौर पे कैनवुड का एसी लगा हुआ है, अब जो एसी आ रहे हैं वो जरा और शशके वाले आ रहे हैं, उनके रिमोट्स में और एबिलिटीज आ गई हैं, दे आर मोर सेंसिटिव, उनमें वाईफाई भी आ गई है, उनमें एलसीडी पर और 4 ऑप्शन आ गए हैं, या कोई बिजली को सेव करने के लिए कोई और नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसका मतलब है जब नया प्लांट आएगा या किसी और कंप्यूटर ने अगर कोई नया प्लांट डिप्लॉय कर दिया है, तो आपका जो प्लांट है जो पुराने मॉडल के गुड्स बनाता है, आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफर कर रहा है नया मॉडल, आप जो बना रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं पुराना मॉडल। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके एसेट प्लांट एंड मशीनरी की हम इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर इंडिकेटर्स फॉर इंपेयरमेंट। ठीक है जी। New technology has been introduced by the company because of which old and existing plant and machinery has been impaired. क्या रिस्क है जी? There is a risk that if impairment treatment is not done as per IAS 36. देखें यहाँ पर एग्जाम के सवाल में वो आपसे अगर IAS 16 की बात कर रहा है, IFRS 15 की बात कर रहा है, 36 की बात कर रहा है, 37 की बात कर रहा है, तो आप गौर से देखें आंसर में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या होता है ताकि आप सही लिख सकें। ठीक है जी। There is a risk that if impairment treatment is not done as per IAS 36, then both plant and machinery and profit will be overstated. ये बात आपको पता है कि अगर एसिड की जो कॉस्ट है, अगर वो 100 रुपए है, अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपए है और उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है मेरे बच्चों अगर लेट से 70 है, तो आप लोअर पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है आपको 30 से राइट डाउन करना पड़ेगा, P&L डेबिट एसिड क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया और आप 100 पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है 30 रुपए से आप क्या कर रहे हैं, आप 30 रुपए से अपने प्रॉफिट को भी और अपने एसिड को भी क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, ओवरस्टेट कर रहे हैं। ठीक है जी हज़रात, ये हमने मुकम्मल कर लिए 50 पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड।